वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारतीय बहनों और भाइयों, आम तौर पर कैसेट है कला के प्रदर्शन का माध्यम, मगर इस कैसेट पर कोई कलाकृति नहीं है। इस पर अंकित है भारतीय सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम की तप्त रक्त मुद्रा। 1857 से 1947 तक अंग्रेजी तानाशाही के खिलाफ चली तूफानी जंग और संघर्ष का वीर और करुण रस में डूबा हुआ सच्चा इतिहास, और इसे आप तक लाने वाला मैं कहीं से कहीं तक कलाकार नहीं हूं तो बस एक सेवक, एक हम्माल, जो वह 90 वर्ष का अनमोल खजाना अपनी वाणी के जरिए आपके दिलों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। रात के घने अंधेरे में एक नाले के किनारे 3 युवक पिस्तौल तलवारों से लैस होकर छुपे बैठे हैं। बगल में ही उन पर घात लगाए दुबकी बैठी है मौत। सर्वत्र छाई है स्मशानवत शांति। हठात उसे चीरने वाली किसी पक्षी की विवल चीख, हवा के झोंकों के साथ आ रही फूलों की भीनी भीनी खुशबू, अवकाश से अवकाश तक फैला हुआ आकाश, कितनी माया और ममता से भरा हुआ है उनका जीवन। घर में माता पिता हैं, तीनों विवाहित भी हैं, 2 जनों के बाल बच्चे हैं। अपने बच्चों की मीठी मीठी किलकारियां सुनने के बजाय जिस एक संकेत का शब्द सुनने के लिए वे बेकरार हैं, वो है गोंदिया आला रे आला। मौत को आगोश में लिए क्यों बैठे हुए हैं वे? किस लिए? लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट सभागार में एक फैशनेबल सुदर्शन युवक ने एक वरिष्ठ अंग्रेज अफसर पर लगातार 4 गोलियां दाग कर उसकी हत्या की। पुलिस ने आकर हाथ पकड़ते ही वह बोला, हाथ छोड़िए अफसर, कोर्ट की स्त्री खराब हो रही है। यह सहजता, ये निर्भयता उसने कैसे हासिल की, कहां से हासिल की? 3 हिंदुओं के साथ एक मुसलमान को भी फांसी की सजा सुनाई गई। हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का चक्कर फौरन शुरू हो गया। राज साक्षी हो जाओ तो फांसी से माफी मिलेगी और अफसर भी बना दिए जाओगे, ऐसा लालच उस पठान को दिया गया। मगर वह अपने इरादों पर अटल रहा और हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। अफसरी के बजाय फांसी को गले लगाने का ये जज्बा उस पठान में कहां से आया, कहां से आई ये दीवानगी? इन सारे प्रश्नों के उत्तर है अमेरिका के गदर अखबार में छपने वाले इस इश्तिहार में। चाहिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले होनहार जवान चाहिए, तनख्वाह, मौत, बख्शीश, शहादत, पेंशन, आजादी, कार्यस्थल, हिंदुस्तान। 1857 से 1947 तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़कर बलिदान देने वाले शहीदों की गाथा है ये,
वंदे मातरम। ये उन्हीं आजादी के दीवानों की, बागी और बेदार वतन परस्तों की सदाबहार जबानी है, ज्वलंत अमर वाणी है, जिसमें इतनी ताकत है कि आप और हम जीवित भारतीय ही क्यों, खुद मौत से हयात के चश्मे उबल पड़े, खुद मौत से हयात के चश्मे उबल पड़े और कब्रों से उठ उठकर मुर्दे निकल पड़े। असीम साहस का बख्तरबंद पहने हुए वे कौन थे कि जिनकी लाशों पर चलकर आजादी आई, जिनकी लाशों पर चलकर आजादी आई, उन्हीं की याद हमने बहुत गहरी दफनाई। उस दफनाई गई याद को फिर से जिंदा करने के लिए प्रस्तुत है ये रोमांचक और रक्ताक्त सत्य कथा, वंदे मातरम। एक स्वप्निल और संवेदनशील शायर कह गया था, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हमारे देश में उन शहीदों के मजारी खड़े नहीं हुए, मेले कहां लगेंगे? इसीलिए आपके दिलों में उनकी यादों के मेले लगाने के वास्ते प्रस्तुत है ये सत्य कथा, वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे। आजादी की पहली जंग भड़क उठी सन 1857 में। उस प्रथम क्रांति यज्ञ में श्रीमंत नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला खान, बहादुर शाह जफर, बाबू कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम जीनत महल, रानी लक्ष्मीबाई आदि सेनानी और अनगिनत फौजी जवान तथा मेहनतकश किसान समिधा बनकर स्वाहा हो गए। द लंदन स्पेक्टेटर लिखता है, वी टुक एट लीस्ट 1 लाख लाइव्स इन द म्यूटिनी ऑफ 1857। अर्थात 1857 के संग्राम में कम से कम 1 लाख भारतीय कत्ल किए गए। उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात 1 लाख भारतीयों की लाशें बिछाने के बाद क्रांति ठप पड़ जाएगी, ऐसी धारणा बन गई थी अंग्रेज शासन की। लेकिन 1 दशक भी बीता नहीं था कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के, पंजाब में राम सिंह कूका, बिहार में बिरसा मुंडा और मणिपुर में टिकेंद्रजीत सिंह ने विद्रोह का तूफान खड़ा कर दिया। उनमें से क्रांति की मशाल जलाने के पहले वासुदेव बलवंत फड़के ने पूना में एक अखाड़े की स्थापना की। उस व्यायामशाला में एक किशोर वर्ष भर तक नियमित वर्जिश करता रहा। उसी बालक को आगे चलकर अंग्रेज सरकार ने भारतीय असंतोष का जनक कहा, अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 12 जून 1897 को पूना में लकड़ी पुल के पास स्थित विट्ठल मंदिर में शिवाजी उत्सव का आयोजन था। सभापति थे स्वयं लोकमान्य तिलक। वहां पर एक युवक ने शिवाजी पर रचा अपना पवाड़ा सुनाया, जिसमें अंग्रेजी तानाशाही के खिलाफ आवाज न उठाने वाले समाज को नामर्द कहकर कोसा। लोकमान्य तिलक ने उस मुंहफट युवक को इशारे से अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, आज आपल्या देशबांधवांना तुम्ही नपुसक म्हणालात, खरंच आहे ते, अन्यथा अत्याचारी इंग्रज अधिकारी रँड एव्हाना जिता राहिला असता। अर्थात आज अपने देश भाइयों को आपने नपुसक कहकर कोसा। ठीक ही कहा, अन्यथा अत्याचारी अंग्रेज अफसर रैंड अब तक जिंदा बच पाता। रैंड को मारने का तिलक जी ने दिया हुआ यह सीधा सटक संकेत था। उस युवक का नाम था दामोदर हरि चाफेकर। एक सीधे साधे कीर्तनकार हरिभाऊ चाफेकर के 3 सुपुत्र दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव, तीनों कीर्तन में पिताजी की संगत करते और शेष सारा समय अपने हम उम्र दोस्तों के साथ अंग्रेजी तानाशाही कैसे खत्म की जाए इस चर्चा और चिंता में डूबे रहते। उस वर्ष पूना में प्लेग का प्रकोप भड़क उठा था।
बीमारों को शहर के बाहर रखने के लिए सरकार ने व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन वहां इतनी गंदगी थी कि बीमारी प्राण लेवा बन जाती। इसलिए लोग अपने बीमार रिश्तेदार को घर में ही छुपा कर रखते और छुपके से उसकी सेवा करते। घर घर में घुसकर बीमारों को खोजकर उन्हें जबरदस्ती उठाकर प्लेग पीड़ितों की छावनी में लाने के लिए सरकार ने जिस अंग्रेज अफसर को नियुक्त किया था उसका नाम था चार्ल्स रैंड। रैंड एक खूंखार और क्रूरकर्मा अफसर था। वह अपने गोरे सिपाहियों का दस्ता लेकर घरों में दाखिल हो जाता। वे फिरंगी सिपाही जूते पहनकर ही रसोई में, पूजा घर में घुस जाते, सोने चांदी की मूर्तियां हथिया लेते, औरतों पर हावी होकर उनके गहने खींच लेते। पूना की जनता इस कदर कंदरा गई थी कि रैंड को ही सफेद प्लेग कहने लगी थी। रैंड नामक उस प्रकोप को निश्शेष करने का काम चाफेकर भाइयों ने अपने जिम्मे लिया। तारीख चुनी 22 जून 1897। 22 जून 1897 रानी विक्टोरिया के कार्यकाल का हीरक महोत्सवी दिन। आज पूना में जहां विश्वविद्यालय है, उस गणेश खिंड में तब गवर्नर का बंगला था। वहां पर शाही दावत का इंतजाम। इधर शहर में प्लेग से धड़ाधड़ लाशें गिर रही थी और उधर गवर्नर के बंगले पर तमाम अफसर और उनकी मडमों के लिए नाच गान और खान पान का इंतजाम। मध्यरात्रि को जश्न खत्म करके शराब के नशे में धुत अफसरान जब लौटेंगे, तब रैंड की गाड़ी पर चढ़कर उसे खात्मा करने का चाफेकर भाइयों ने सोचा। रैंड कब लौटेगा यह पता करना आवश्यक था। गणेश खिंड में जहां गाड़ियां खड़ी की जाती है, उसके पास की झाड़ी में छोटा भाई वासुदेव शाम से ही दुबकारेगा। जैसे ही रैंड की गाड़ी वापसी के लिए चलेगी, उसके पीछे वासुदेव गोंदिया आला रे आला ऐसी आवाजें लगाते हुए दौड़ेगा और वह संकेत पाते ही दामोदर रैंड की गाड़ी पर चढ़कर उसे गोलियों से भून देगा। इस प्रकार योजना बनाई गई। रात 9 बजे दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर, महादेव रानडे और खंडेराव साठे गणेश खिंड पहुंचे। बंगले से 2 फरलांग दूरी पर वे पेड़ों की ओट में छिप गए। रात के 12 बज गए। बंगले से बग्गियां लौटने लगी। दोनों चाफेकर भाई चौकन्ना हो गए। कई बग्गियां निकल गई, लेकिन वासुदेव का संकेत शब्द सुनाई नहीं दिया। मंडला भाई बालकृष्ण वध करने के लिए छटपटा रहा था। इतने में रैंड के गाड़ी के रंग की एक गाड़ी रास्ते पर से दिखाई दी। उसके पीछे वासुदेव का संकेत शब्द नहीं था। शायद वासुदेव को पुलिस ने दगे से पकड़ लिया हो, लेकिन रैंड को तो खत्म करना ही है, यह सोचकर मंडले भाई बालकृष्ण ने उसी गाड़ी पर छलांग मारी, पिस्तौल भीतर घुसाया और घोड़ा दबा दिया। लेकिन वह लेफ्टिनेंट आयर्स नामक दूसरे अफसर की गाड़ी थी। वह चिल्लाया, आई एम शॉट, आई एम शॉट। उसकी पत्नी बगल में बैठी थी। उसने बदन पे हाथ फेरा, हाथ खून से लथपथ हो गया। वो चिल्लाने लगी और गाड़ी चालक अप्पा गोपाल से कहने लगी, स्टॉप द कैरेवान, स्टॉप द कैरेवान। लेकिन गाड़ी में धमाका होने के कारण घोड़े चमककर ज्यादा जोर से भाग रहे थे और अप्पा गोपाल बेचारा अंग्रेजी नहीं जानता था। लेफ्टिनेंट आयर्स की बग्गी अंधेरे में गायब हो गई। उत्तरीय से पिस्तौल की नली पोंछते हुए कार्य पूरा हुआ इस समाधान से बालकृष्ण अपने बड़े भाई के पास आकर फुसफुसाकर कुछ कहने ही वाले थे। इतने में गोंदियाला रे आला गड़बड़ झला भाप कर दामोदर ने फौरन पिस्तौल ताना। तब तक रैंड की शाही टमटम उनके सामने आई। वासुदेवा बाजूला हो कहते हुए दामोदर गाड़ी पर कूद पड़े। अपने पिस्तौल की नली रैंड की गर्दन में चुभोई और सारी गोलियां दाग दी। उधर मड्डम आयर्स की चिल्लाहट सुनकर आगे जाने वाले फ्रांसिस लुई ने पीछे आकर आयर्स की गाड़ी को काबू में लिया। देखता है आयर्स खून में लथपथ। पिछली गाड़ी में कोई डॉक्टर हो तो देखे, इसलिए उसने पिछली गाड़ी रोकी। उसमें था रैंड खून से नहाया हुआ। दूसरे दिन तड़के सुबह 16 वर्षीय खंडेराव साठे दौड़ते हुए तिलक जी के निवास स्थान पर पहुंचा और उत्तेजित होकर बोला, कल रात गणेश खिंड के गणेश जी हम पर प्रसन्न हुए। तिलक जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छे, अब भविष्य में सावधानी बरतना। लेकिन सावधानी नहीं बरती गई।
रैंड के बदकर्ताओं के लिए सरकार ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया। उस इनाम की लालच में चाफेकर गुट के 2 सदस्य मुखबिर हो गए। नाम थे गणेश शंकर और रामचंद्र शंकर द्रविड़। दामोदर और बालकृष्ण दोनों पकड़े गए, लेकिन 17 वर्ष का छोटा भाई वासुदेव खुल्लम खुल्ला पूना में घूम रहा था। उसकी कच्ची उम्र देखकर वो षड्यंत्री हो सकता है, ये सरकार सोच भी नहीं सकी। लेकिन वासुदेव की सिर्फ उम्र कच्ची थी, इरादा पुख्ता थे, पक्के थे। येरवड़ा कारागार में जाकर वह अपने बड़े भाइयों से शाबाशी लेने के लिए उत्सुक था। मुखबिरों को मुंह तोड़ जवाब देने का उसने सोचा। साथ में लिया महादेव रानड़े को। उस जमाने में पूना में समय निदर्शन के लिए रात 9:30 बजे तोप दागी जाती। तोप की आवाज में गोलियों की आवाज मिला देने की सोचकर एक रात वे दोनों द्रविड़ भाइयों के बाड़ी के पास आए। शिनाख्त से बचने के लिए उन्होंने लुंगी, कुर्ता, गले में लाल रुमाल और सिर पर कंबल ओढ़ लिए थे। पूना में आज जहां नागनाथ पार और मुरलीधर का मंदिर है, उसी के पास था द्रविड़ भाइयों का बाड़ा। तारीख थी 8 फरवरी 1898। नीचे से वासुदेव ने टूटी फूटी हिंदी में आवाज दी, तुमको थाने पर बुलाया है। चाफेकर भाइयों को पकड़वाकर तकरीबन 6 माह होने आए थे। रोजाना वे दोनों गद्दार इनाम पाने के लिए थाने के 10 चक्कर काट रहे थे। अब तक इनाम के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। अब पुलिस ने ही बुलवाया है, यह सुनकर उनके मन में खुशी की बूंदी फूट पड़ी। पुट्ठों पर पैर मारते हुए, धमाधम सीढ़ियां बजाते हुए वे रास्ते पर आए। धाए धाए गोलियां चली और दोनों गद्दार रास्ते में ही ढेर हो गए। द्रविड़ भाइयों के मौत की खबर सुनकर पूरा महाराष्ट्र खुशी से नाच उठे और भड़क उठी। दामोदर चाफेकर फांसी पर चढ़े। उसी मध्यरात्रि को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भगूर नाम के एक छोटे से देहात के एक घर में एक 15 वर्ष का किशोर आंखों से अंगार बरसाते हुए उठा। तलवार पर अंगूठा घिसकर काली मां की मूरत पर खून का टीका लगाया और मराठी कविता में प्रतिज्ञा की, कार्या करिता अपरे पडला झुंजत, खांती नको पुढे, कार्य चालवू गिरवित तुमच्या पराक्रमांचे आम्ही धडे। अर्थात आप अपना कार्य अधूरा छोड़कर चल दिए। चिंता मत करना, आपसे प्रेरित हुए हम स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेंगे। हम चाफेकर भाइयों की राख से निकला हुआ ये 15 वर्ष का किशोर आगे चलकर तमाम क्रांतिकारियों का कोहिनूर कहलाया, जिसका नाम है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। रात 8:30 बजे 2 बग्गियां बंगले के पास आई। पहली बग्गी बंगले के सामने आते ही वंदे मातरम इस गर्जना के साथ खुदीराम ने हाथ का बम गाड़ी पर फेंका। विलक्षण विस्फोट हुआ। परीक्षण 100% सफल रहा। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। भीतर बैठे आदमियों की लाश के टुकड़े तितर बितर होकर जमीन पर फैल गए। लेकिन दुर्भाग्य से वो किंग्सपोर्ट की गाड़ी नहीं थी। केनेडी नाम के वकील का परिवार उसमें था जो मारा गया। खुदीराम और प्रफुल्ल दोनों भाग निकले। पुलिस ने फुर्ती से नाकेबंदी कर ली। रात 2 बजे मोकामा स्टेशन पर प्रफुल्ल पकड़ा गया। दारोगा नंदलाल बैनर्जी ने पीछे से आकर प्रफुल्ल को दबोच लिया। एक झटके में उसे चारों खाने चित करके बाकी पुलिस वाले पास में आए। इसके पहले प्रफुल्ल ने पिस्तौल निकाला, कनपटी पर नली लगाई और गोली चला दी। प्रफुल्ल चक्रवर्ती शहीद हुआ डिगरिया पहाड़ी पर। प्रफुल्ल चाकी मोकामा स्टेशन पर। अब तक किसी बंग युवक को जिंदा पकड़कर फांसी पर चढ़ाने की बहादुरी से अंग्रेज सरकार वंचित ही रही थी। उसे वह मौका दिया खुदीराम बोस ने। नंगे पांव खुदीराम सारी रात रेल की पटरियों से दौड़ता हुआ 24 मील दूर वैनी पहुंचा। तब तक उषक्काल हो रहा था। पसीने से तर कपड़े, धूल से भरा चेहरा, क्षुधार्त और तृषार्त खुदीराम एक होटल में पानी पीने के लिए गया। हाथ में गिलास ले रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
पिस्तौल भी बरामद कर ली। तब खुदीराम के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी। फांसी पर चढ़ते वक्त तक वह मुस्कान अमीठी रही। फांसी पर चढ़ते वक्त खुदीराम के चेहरे पर जो हाव भाव थे उसका वर्णन करते हुए उसके वकील उपेंद्रनाथ सेन अपनी किताब में लिखते हैं, गीता हाथ में लेकर फांसी की ओर जाते हुए खुदीराम ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वे इतनी निर्भयता के साथ और मंद मंद मुस्कुराते हुए फांसी घर की ओर जा रहे थे मानो फांसी घर के सिपाही उन्हें वधस्तंभ की ओर ले जाने के बजाय खुदीराम इस सिपाहियों को फांसी पर लटकाने ले जा रहे हो। खुदीराम की उस अमिट मुस्कान पर एक अनाम कवि की रचना है, एक बार विदाई दे मां घूरे आशी। एक बार विदाई दे मां घूरे आशी। हाशी हाशी पोरबो फाशी देख बे जगत बाशी। एक बार विदाई दे मां घूरे आशी। मां हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। बस एक बार मुझे विदा दे दो मां, सिर्फ एक बार। और लौटूंगा कब? 10 मार्च 10 दिन परे, 10 मार्च 10 दिन परे জন্মনে বোমাশির ঘোরে মাগো, চিনতে যদি না পারিস মা দেখবি গলায় ফাঁসি। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। माँ 10 माह और 10 दिनों के बाद मैं मौसी के घर जन्म लूंगा और तू मुझे पहचान न सकी ना माँ, तो उस नवजात बालक के गले की ओर देख, वहां पर तुझे फांसी के फंदे का निशान दिखाई देगा और तू समझ जाएगी तेरा खुदीराम वापस लौट आया है। बस एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी। बस एक बार। बंगाल की क्रांतिजोत पंजाब पहुंची। अंग्रेजों के खास गढ़ लंदन में एक बड़े गोरे अफसर को मारकर फांसी पर चढ़ने वाला पहला युवक पंजाब का था। फैशनेबल, सुदर्शन और विवाहित था। उसे एक संतान भी थी। आर्किटेक्ट बनने आए उस युवक ने एक दिन सावरकर से पूछा, शहादत के लिए कौन सा समय अनुकूल होता है? और सावरकर का जवाब था, गुलामी की प्रत्येक घड़ी बलिदान का मंगल मुहूर्त है। उस युवक ने फौरन बलिदान की आन ली। सावरकर ने उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस समिति के एक सदस्य सर कर्जन वाली को मारने का आदेश दिया। उस युवक ने चालाकी ये की कि स्वयं कर्जन वाली की प्राइवेट सेक्रेटरी मिस रोज इनके घर पेइंग गेस्ट बनकर प्रवेश किया। वहां पर उसने आते ही हैटन पोस्ट ऑफिस से पिस्तौल का बारदाना ले लिया। टॉटनहैम कोर्ट रोड पर एक प्रशिक्षण केंद्र था, जहां 4 पेंस दे गोलियां निशानेबाजी ली। हत्या का पूरा इंतजाम, हृदय में अंतहीन निर्भयता और बलिदान की पंक्ति उमंग को लेकर ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी लंदन में एक बड़े गोरे अफसर को मारने के उस युवक का नाम है लाल धिंगरा। लाल ने विद्युत से पिस्तौल और वायु नाक नली लगाकर लगातार 4 गोलियां दागी। इतनी विकृत और छिन्न विच्छिन्न हो गई कि मरने के बाद उसके करीब के रिश्तेदार भी उसे पहचान नहीं पाए। सबसे पहले आक्रमण को भापा डॉक्टर सर कावस जी लाल काका ने, लेकिन वो देशद्रोही धिंगरा पर ही आक्रमण करने चला आया। 5वीं गोली में धिंगरा ने लाल काका को मार गिराया। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ पुलिस वाले वहां आए। उसमें से एक ने धिंगरा का हाथ पकड़ते ही वह निर्भय वीर बोला, हाथ छोड़िए, कोर्ट की स्त्री खराब हो रही, मैं स्वयं थाने पर आ रहा हूं। 17 अगस्त 1909 मदन लाल के फांसी का दिन। काले कपड़े पहनने के बजाय वे सूट बूट पहनकर
सज धज कर वधस्तंभ की ओर गए और मस्ती से फांसी पर झूल गए। फांसी घर में मदनलाल ने एक बार भी अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी नहीं निकाला, लेकिन अदालत में वे जज साहब से प्रतिदिन पूछा करते, वध करते वक्त जेब में जो बयान की प्रति मिली थी वो अदालत के सामने क्यों नहीं रखी गई। मदनलाल के कमरे में भी बयान की दूसरी प्रति मिली थी, लेकिन वो बयान महज शब्द नहीं, शोले थे शोले। पुलिस ने दोनों प्रतियों को दबा दिया था। 17 अगस्त 1909 की सुबह लंदन के पेंटनविल जेल में मदनलाल जब वधस्तंभ की ओर जा रहे थे, तब अखबार बेचने वाले बच्चे डेली न्यूज नाम का एक दैनिक पत्र घर घर में दे रहे थे। उसके प्रथम पृष्ठ पर मदनलाल का पूरा बयान प्रकाशित हुआ था। स्कॉटलैंड यार्ड हैरत में पड़ गई। दोनों प्रतियां सुरक्षित है, फिर ये तीसरी प्रति बाहर कहां से आई। उसे पता नहीं था कि वो बयान लिखा था स्वयं वीर सावरकर ने। अपने पास की प्रति लेकर वे पेरिस गए और ज्ञानचंद वर्मा नाम के साथी को पेरिस से लंदन भेजकर धिंगरा के शहादत के दिन उन्होंने वो बयान डेली न्यूज में प्रकाशित करवाया। मदनलाल के बयान का विस्फोट होते ही स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार कराने का जाल फैलाया। पेरिस से लंदन आ रहे सावरकर को विक्टोरिया स्टेशन पर पकड़ लिया गया। मोरियो जहाज से भारत लाए जाते समय फ्रांस के मार्सेल्स बंदरगाह के पास भागने की पूरी योजना बनाकर सावरकर ने एक अफलातूनी साहस दिखाया। वे जहाज के शौचालय के पोर्टहोल में से समुद्र में कूद पड़े। डेक पर से पुलिस ने गोलियां भी चलाई, लेकिन 2 फरलांग का वो फासला वे सही सलामत तैर गए। बंदरगाह पर उन्हें लेने के लिए विख्यात क्रांतिकारी और कवियत्री सरोजनी नायडू के भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय आने वाले थे, मगर उनकी मोटर कार रास्ते में ही खराब हो गई। यह सावरकर का नितांत दुर्भाग्य। फ्रेंच पुलिस ने उन्हें पकड़कर ब्रिटिश पुलिस के हाथों सौंप दिया। बंबई अदालत ने सावरकर को 25-25 साल की 2 आजीवन कारावास की, यानी 50 साल काले पानी की सजा घोषित की। सावरकर ने सरकार से अपील की, मुझे जब एक ही जन्म मिला है तो 2 आजीवन कारावास की सजाएं कैसे भोग सकता हूं। एक अंग्रेज अफसर उन्हें चिढ़ाने के लिए बोला, तुमने हमारे सरकार की नींद हराम कर दी थी, इसलिए इस जन्म की एक और अगले जन्म की दूसरी दोनों सजाएं तुम इसी जन्म में भुगतो, यह अदालत का फैसला है। सावरकर ने हंसते हुए कहा, चलो यह अच्छा हुआ। जिस अंग्रेज जाति को कल तक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था, वो आज से मेरे कारण बैठ गया। लेकिन कृपया इतना बतलाइए, क्या 50 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश पर सवार रहेगी? ये बात सावरकर ने कही थी 1911 में। उसके पश्चात 50 वर्षों के भीतर ही गोरों के तानाशाही का तंबू भारत से उखड़ गया। ठीक उसी समय सावरकर के लंदन गुट के एक साथी अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने गदर नाम का अखबार और क्रांति दल शुरू किया। अखबार के पहले पृष्ठ पर वे एक इश्तिहार देते, चाहिए हिंदुस्तान जाकर अंग्रेजों से लड़ने वाले होनहार भारतीय जवान चाहिए, तनख्वाह मौत, बख्शीश शहादत, पेंशन आजादी, कार्यस्थल हिंदुस्तान। इस थर्रा देने वाले इश्तिहार के ऐसे अग्निगर्भ कलम के लेखक थे क्रांति मुनि लाला हरदयाल। लाला जी को कुछ महान देशभक्त बुद्धिजीवियों का साथ मिला। उनमें प्रमुख थे डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खान खोजे, मानवेंद्रनाथ रॉय, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, अधरचंद्र लश्कर आदि। उस इश्तिहार से प्रेरित होकर अमेरिका में बसे सैकड़ों हिंदू, मुस्लिम और सिख युवक आगे आए, अपनी शिक्षा और व्यवसाय छोड़ दिया, सारी पार्टी को दौलत अर्पित कर दी और बलिदान की आन लेकर हिंदुस्तान की ओर निकल पड़े। तब पहला महायुद्ध जोरों पर था, मगर गदर क्रांति दल उसका फायदा नहीं उठा पाया। दुर्भाग्य से
वह नाकामयाब रहा। तथाकथित मित्र राष्ट्रों ने पहला महायुद्ध जीत लिया। गुलाम भारतीय भी प्रसन्न हुए। माई बाप सरकार विजयी हुई है तो कुछ पुरस्कार जरूर देगी, आपातकाल की यंत्रणाएं जरूर कुछ कम होंगी, ऐसी आशा उनके मन में जगी। खाली प्रजा को नजरें गड़ाए बैठी देख पुरस्कार की कुछ रेवड़ियां बांटने का सरकार ने भी सोचा। बांटी भी, एक दो नहीं, 1650 रेवड़ियां बंदूक की गोलियों के रूप में। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और स्थान था जलियांवाला बाग, अमृतसर। जलियांवाला बाग को अंग्रेज सरकार ने इंसानी गोश्त का कत्ल खाना बना दिया। सारे हिंदुस्तान का खून खौल उठा। तभी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान प्रजातंत्र सेना नामक क्रांति दल स्थापित किया। बम बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती, तब सरकारी खजाने का ही सदुपयोग करते थे क्रांतिकारी। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में केवल 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन के बाहर एक रेलगाड़ी रोकी और 17,000 रुपए का खजाना लूट लिया। लेकिन फिर वही गद्दारी की सड़न। बनवारीलाल गद्दार हुआ और सान्याल जी से लेकर सारे ही क्रांतिकारी पकड़े गए, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका जिक्र आगे आएगा ही। मुकदमा शुरू हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल स्वयं उम्दा गायक और शायर थे। अदालत में ही बेड़ियों के ताल पर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ऐसे कौमी गीत वे गाते और साथीगण दोहराते। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मुकदमे का नाटक किसी तरह पूरा किया गया। 4 को फांसी की सजा मिली और बाकी सबको काले पानी की। फांसी पर चढ़े राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान। हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की अंग्रेजों की तोड़फोड़ की नीति ने अशफाक के सामने घुटने टेक दिए। अंग्रेज अफसर उन्हें ललचाने लगे। देखो पठान, राजसाक्षी हो जाओ, फांसी तो दूर, एक दिन की भी सजा नहीं मिलेगी, उल्टे अफसर बना दिए जाओगे। अफसर जिंदा रहोगे, मोटी तनख्वाह पाओगे, मौज करोगे। क्या सोच रहे हैं खान साहब? सोच रहा हूं तुम अंग्रेजों को हम यहां से कब खदेड़ सकेंगे। सुनो, ये मेरा मादरे वतन है, तुम गोरी चमड़ी वालों का नहीं। हमारी मातृभूमि छोड़कर फौरन दफा हो जाओ। हिंदू मेरा भाई है। हिंदू राज मैं अंग्रेज राज के बनिस्बत कभी भी अपनाऊंगा। काकोरी कांड में खजाना लूटने वालों में एक 19 वर्ष का युवक भी था जो कभी पकड़ा नहीं गया। उसका नाम था चंद्रशेखर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। भैया, आजाद की खासियत यह थी कि हजारों रुपए के वारंट और इनाम लगने के बावजूद पार्टी का काम करने के लिए विभिन्न भेष बनाकर वे सरेआम इत्मीनान से घुमा करते। भगत सिंह कई बार चिंतित होकर कहता, भैया इस प्रकार घूम रहे हो, वारंट निकले हैं, अगर पकड़े गए तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना अपना सेनानी खो देगा, कमांडर इन चीफ खो देगा। और आजाद अपने मूंछों पर बल देकर कहते, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी, सर से कफन बांधे कातिल को ढूंढते हैं। साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में निकले जुलूस का नेतृत्व किया पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने। सॉन्डर्स और स्कॉट नामक अफसरों ने लाला जी पर लाठियां बरसाई। वृद्ध लाला जी शहीद हो गए। तारीख थी 17 नवंबर 1928।
उनके अंत्य दर्शन के समय भगत सिंह ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की और ठीक 1 महीने बाद पुलिस थाने के सामने दिन दहाड़े राजगुरु और भगत सिंह ने सॉन्डर्स का शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। आजाद और भगत सिंह के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना को आतंकवादियों का गिरोह कहकर जब अपप्रचार शुरू हुआ, तब भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा, हम क्रांतिवादी हैं, आतंकवादी नहीं। क्रांतिकारी चिंतन के अभिव्यक्ति का अभाव यानी आतंकवाद। एक क्रांतिकारी को अध्ययन और मनन अपनी पवित्र जिम्मेदारी बना लेनी चाहिए। दुर्भाग्य से भारतीय सशस्त्र क्रांति का बौद्धिक पक्ष हमेशा दुर्बल रहा है। यही कारण है कि दुश्मनों के दल हमें हिंसाचारी, आतंकवादी और सिरफिरों की जमात कहकर कोसते आए हैं। इनकलाब का सही अर्थ जनता तक पहुंचाकर उसको अपनी ओर खींच लेना, ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हमारे सिरों पर तो इनाम और वारंट लगे हुए हैं, आम सभाएं तो हम ले नहीं सकते। इसलिए मैं सोचता हूं कि आत्मसमर्पण करके अदालत के कटघरे को ही सभा का मंच बनाया जाए, ताकि हम अपने विचार जनता तक पहुंचा सके। साथियों ने प्रस्ताव को स्वीकार करते ही भगत सिंह ने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया। वह भी मामूली आत्मसमर्पण नहीं, दिवाली के पटाखे बजाकर गिरफ्तारी देने का अभिनव उपक्रम साथ में लिया बटुकेश्वर दत्त को। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में लोकसभा की प्रेक्षक दीर्घा हाफ पैंट और शर्ट पहने भगत और बटुकेश्वर दत्त प्रेक्षक दीर्घा में पहुंचे। कामकाज शुरू होते ही बहरों को सुनाने के लिए बड़ी आवाज करनी पड़ती है। इन शब्दों के साथ प्रचंड पटाखे उन्होंने लोकसभा में फेंके। साथ ही गर्जना की, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। गिरफ्तारी के बाद अदालत के कटघरे को ही सभा का मंच बनाकर भगत सिंह की प्रखर वाणी में प्रकट हुआ रक्त क्रांति का तत्व ज्ञान, जो अखबारों के मार्फत भारत भर पहुंचा और लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। भगत सिंह तो जनता के दिलों की धड़कन बन गए। हमारे 90 वर्षों के सशस्त्र क्रांति के इतिहास में सिर्फ 3 प्रेरणा मंत्र रहे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और चलो दिल्ली। इनमें से पहला मंत्र है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का और तीसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इनकलाब जिंदाबाद ये दूसरा मंत्र भारत को भगत सिंह की देन है। वंदे मातरम यानी भूमि पूजन। तन मन से मातृभूमि को वंदन करने के बाद जरूरी है उसे सुंदर, सुहावनी और शोषण मुक्त बनाने की। वह काम इनकलाब यानी सशस्त्र क्रांति से ही संभव है। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर और किसानों का शोषण यही अंग्रेज साम्राज्यवाद की अव्वल नीति है और उसके खिलाफ हम उठ खड़े हुए हैं। ये कहने वाला भगत सिंह पहला क्रांतिकारी है, रक्त क्रांति का मार्ग चुनने वाला एक विचारक भी और मैदानी कार्यकर्ता भी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। क्रांतिकारी गुप्त भाषा में फांसी यानी शादी। 3 साथियों को एक साथ फांसी हुई ये सुनकर आजाद बिलक बिलक कर रोए। तब से वे उदास रहने लगे। अनमने होकर कहते, मैंने एक की नहीं एक साथ 3 साथियों की शादी तय कर दी। ना, मैं इसे नहीं देखूंगा, मैं उसके पहले ही आंखें मूंद लूंगा। और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के 24 दिन पहले इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घनघोर संग्राम करते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। तारीख थी
27 फरवरी 1931 हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना ने अपना कमांडर इन चीफ खो दिया और उनके 3 महत्वपूर्ण मोहरे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी की तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। तब राजगुरु थे 21 वर्ष के, सुखदेव थे 22 के और भगत सिंह की आयु थी 23 वर्ष 5 माह और 26 दिन। इतनी छोटी उम्र के भगत सिंह में प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि कांग्रेस का इतिहास के लेखक डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को लिखना पड़ा, अपने जमाने में भगत सिंह महात्मा गांधी समानी लोकप्रिय थे। यही वजह थी कि भगत सिंह के फांसी के खिलाफ सारे भारत में आंदोलन शुरू हुआ। लाहौर का कामकाज तो 8 दिन पहले से ही ठप पड़ गया। 23 मार्च की शाम को जब उन विप्लवी वीरों के रिश्तेदार उन्हें मिलने के लिए जेल के पास आए, तब मैदान में हजारों लोग चुपचाप बैठे हुए दिखाई दिए। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती देवी, उनके बूढ़े दादा और दादी, भगत की 2 चाचियां, भाई और बहनें तथा राजगुरु और सुखदेव की विधवा माताएं, ऐसा सारा परिवार जेल के पास आया। किशन सिंह ने भीतर जाकर जेलर से कहा, हम मिलने आए हैं। जेलर का जवाब था, केवल मां बाप मिल सकते हैं, अन्य रिश्तेदार नहीं। खूनी और डकैतों के सगे ही नहीं, सौतेले रिश्तेदार भी फांसी के 1 दिन पहले उन्हें मिल सकते थे और क्रांतिकारियों के लिए एक क्रूर नियम। किशन सिंह ने जेलर को समझाया, हम माता पिता भगत सिंह को न देखे तो भी चलेगा, लेकिन भगत के बूढ़े दादा दादी और 2 चाचियां उसे मिलने के लिए व्याकुल है, उन्हें मिलने की इजाजत दीजिए। जेलर का जवाब था, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। किशन सिंह ने ये बात बाहर आकर अपने बूढ़े पिताजी को कही तो भगत के दादा सरदार अर्जुन सिंह, जो 80 वर्ष के थे, निढाल होकर बैठ गए और आंसू बहाने लगे। इस अमानुष आदेश की खबर जनता तक पहुंची और क्षण भर में दृश्य बदल गया। अब तक सूत की चेहरे लिए बैठा हुआ जनसमूह सरकार के धिक्कार की घोषणाएं करने लगा। साथ ही जेल पर शुरू हुई धुआंधार पत्थरबाजी। उस वक्त सरदार किशन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, देखो विद्यावती, इस वक्त भीड़ का केंद्र न मैं हूं न तुम्हारा लाडला भगत, बल्कि तुम हो। उठो और जेल को पीठ दिखाकर चलने लगो, तो ही ये भीड़ यहां से जाएगी, नहीं तो भीतर से गोलियों की वर्षा शुरू हो जाएगी और एक भगत सिंह के बजाय न जाने सैकड़ों मासूम भगत हमें देने पड़ेंगे। जिसका बेटा कुछ घंटों का ही मेहमान है, उसका सलोना मुखड़ा देखे बगैर क्या कोई मां जा सकती है? जी हां, जा सकती है, क्योंकि वह एक महान क्रांतिकारी की उतनी ही महान माता थी। माता विद्यावती देवी उठी और जेल को पीठ दिखाकर चलने लगी। साथ ही चलने लगी भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव की माताएं और भगत का पूरा परिवार। जनता अवाक हो गई। उन 3 वीर माताओं के जय जयकार से गगन फूट पड़ा और जनता भी उनके पीछे हो ली। बेकाबू भगत प्रेमी वापस जेल पर न चले जाए, इसलिए एक मैदान के पास उन्हें रोककर किशन सिंह कुछ समझाने जा ही रहे थे। इतने में उनका दूसरा बेटा कुलतार सिंह दौड़ते हुए उनके पास आया और उनके कान में कुछ कहा। वही बात अपनी बुलंद आवाज में जनता से कहते हुए किशन सिंह बोले, जेल का दूध वाला खबर लाया है कि तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। अदालती आदेशानुसार फांसी सिर्फ प्रातः काल में ही दी जा सकती है। खबर सच है या झूठ, ये देखने के लिए मैं जेल पर जा रहा हूं। आप कृपया अपने अपने घर जाइए। कौन घर जाता? हजारों लोग किशन सिंह के पीछे हो लिए। खबर सच ही थी। जनता का आक्रोश देखकर जेलर ने फोन लगाकर दिल्ली से फौरन फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा मांगी थी और वह मिलते ही आचार्य जगन्नाथ और नत्थी सिंह ग्रंथी को जबरदस्ती उठाकर जेल में लाया गया था।
मेरा रंग दे बसंती चोला, ये स्वरचित गीत गुनगुनाते हुए भगत सिंह वधस्थल के पास आए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने गर्जना की, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। शाम को 7:33 पर उन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर उनके शरीर नीचे उतार कर, उनके टुकड़े करके, उन्हें थैलों में भर के आचार्य जगन्नाथ, नत्थी सिंह ग्रंथी, पेट्रोल, लकड़ियां और पुलिस के दस्तों को 2 ट्रकों में ठूस कर लाहौर से 80 किलोमीटर दूर फिरोजपुर में सतलज नदी के किनारे फैसले हिंद पुल के नीचे थैलों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आचार्य जगन्नाथ और नत्थी सिंह ग्रंथी से उन शहीदों का श्राद्ध विधि करवाना महज एक खोखला शिष्टाचार था, उपकार नहीं। भगत सिंह और साथियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए सरकार ने सुबह का इंतजार तो किया ही नहीं, उनके शवों के साथ नीच और घिनौना व्यवहार किया। ये थे उस हुकूमत के करतूत जो प्रजातंत्र का दम भरती थी, अपने आप को उसका रखवाला कहलवाती थी। लेकिन जलियांवाला बाग उसके बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल थी कि हिटलर ने भी अमानुष अत्याचारों की प्रेरणा मानो उसी से ली होगी। भगत सिंह की लाश के टुकड़े करके सरकार ये समझी थी कि वतन परस्त हिंदुस्तानियों के दिल वे दहशत से भर देंगे, मगर मौलवी अहमद शाह और मंगल पांडे से लेकर प्रत्येक शहीद की राख से कई और शहीद उभरे थे। अंग्रेज कमबख्त ये न समझ सके कि जहां वे खौफ और दहशत भरना चाहते थे वहां क्रांति का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। शहीदों की चिता से उठते धुएं के धुंधलके से चंद वर्षों में आजादी का सूरज जगमगा उठेगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की लाशों के टुकड़े करके अंग्रेज जहां प्रजातंत्र और इंसानियत के मुंह पर कालिख मल रहे थे, उन शहीदों का मासूम खून ख्वाबे आजादी के क्षितिज पर लाली बनकर फैल रहा था। गरज कि 1857 से 1947 तक अपने खून और पसीने के ताने बाने से आजादी के मत वाले आजादी की देवी के लिए रेड कारपेट, जी नहीं ब्लड रेड कारपेट बुनते रहे। सुभाष बाबू ने गुलामी पर अंतिम प्रहार किया और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। गुलामी की जंजीरों से मातृभूमि को मुक्त करने वाले उन शहीदों की दृढ़ धारणा थी, अपने खून की गुस्ल से इस कदर निखर आती है मौत, अपने रक्त से स्नान करने से मौत तेजस्वी बनकर निखर आती है, अपने खून की गुस्ल से इस तरह निखर आती है मौत, मौत का डर खत्म हो जाए तो मर जाती है मौत। ऐसे मौत को मारने वाले महामृत्युंजयी थे वे शहीद। मगर आज हम उन्हें पूरी तरह भुला चुके हैं। उनमें से एक हाथ चाफेकर या खुदीराम या भगत सिंह आज हमारे बीच जीवित हो उठा तो हमारी कृतज्ञता देखकर बरबस बोल उठेगा, वक्त गुलिस्तान पे पड़ा था तो खून हमने दिया। जब भारत गुलाम था, ये राष्ट्र रूपी बागीचा उजड़ा हुआ था, तब हमने अपने खून से इसे सींचा। वक्त गुलिस्तान पे पड़ा था तो खून हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा कोई काम नहीं। गर्दनों के गिर्द फांसी के फंदे या सीने को भेदने वाली अंग्रेजों की गोलियां उन मत वाले शहीदों को मार नहीं सकी, बल्कि मौत ही आप मर गई। लेकिन उन्हें मारने में बेशक कामयाब हुए हैं हम। हमारी कृतज्ञता, हमारी एहसान फरामोशी। सोचिए, जरा सोचिए, अंतर्मुख होकर
सोचिए